सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 145 जमातों के इंतखाबी निशानात की एक लिस्ट आरओज़ को भेज दी गई है और उसमें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं है। 13 ऐसी जमातें हैं कि जिनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की बुनियाद पर डीलिस्ट कर दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला चूँकि अभी तक अदालत में है, कल ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन को ये फहरिस्त जारी करनी है और इस लिस्ट में अब अगर कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं होता तो फिर उनके इंतखाबात में क्या हिस्सा लेने पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और फिर इलेक्शन के हवाले से जो खदशात इस वक्त सामने आ रहे हैं, एक और करारदाद सेनेट में जमा करवाई गई है और आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह हैं जिनके बड़े कंसर्न्स हैं, बड़े रिजर्वेशंस हैं, खासतौर पर सिक्योरिटी के मामलों को लेकर। और वो ये कह रहे हैं कि सेनेट इस बात पर जोर देती है इलेक्शन कमीशन पर और जो दीगर रेलेवेंट इदारे हैं उन पर कि इस वक्त हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं है, 3 महीने के लिए इसको डिले किया जाए। इससे पहले भी हमने अभी 5 जनवरी को देखा था जब एक और करारदाद पेश की गई थी इलेक्शन के इल्तवा से मुताल्लिक ही। तो ये करारदादें जो पेश हो रही हैं ये क्या कानूनी तौर पर कोई असर डाल सकती हैं 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात पर? और इस वक्त जो सियासी तौर पर जो सूरत हाल है, जो एडजस्टमेंट चल रही हैं वो भी बड़ी अहम है। शहबाज शरीफ साहब कराची कह रहे हैं 242 से 10 बरदार हो गए, तो वहाँ पर MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक एडजस्टमेंट क्या आगे चलकर ये कामयाब हो सकेगी या फिर इलेक्शन से पहले ही इन जमातों की राहें अलग हो जाएंगी? और नून लीग और IPP को भी हम देख रहे हैं कि पंजाब में वहाँ भी नून लीग ने IPP के लिए 3 नशस्तें खाली छोड़ी हैं, अलीम खान को पूरा मौका दिया है, ओन चौधरी साहब को पूरा मौका दिया है। तो इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करते हैं। सना मिर्ज़ा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, नादिया मिर्ज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तो ज़रा उनसे लीगल पॉइंट्स भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सना मिर्ज़ा साहिबा, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 145 जमातों के इंतखाबी निशान सामने आ चुके हैं और उसमें तकरीबन वो तमाम नॉन पार्टीज शामिल हैं जिनसे मुताल्लिक हम बात कर रहे होते हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम उसमें शामिल नहीं है। शॉकिंग है, अलार्मिंग है, आगे क्या होने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? बहुत शुक्रिया अरबाब आपका, और मेरी तरफ से नादिया को भी मैं बहुत सलाम करना चाहूंगी। मेरी हम नाम भी हैं तकरीबन नादी, लेकिन ये कि अरसे बाद उनके साथ भी हम एक प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। जहां तक देखिए आपने लिस्ट की बात की है तो मैं एक चीज जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी कि एक रोज पहले एक ऐसी लिस्ट थी जो कि बनाई गई थी और रिटर्निंग ऑफिसर्स को सेंड कर दी गई थी, उसमें भी PTI का नाम नहीं था। लेकिन जो हमने इस हवाले से जो लीगल एक्सपर्ट्स थे, जब उनसे भी बात की, जब पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आया और बल्ले का निशान उनको वापस दे दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब ये लिस्ट अपडेट होगी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन उस चीज को अपडेट कर सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर्स को भिजवा सकता है। तो आई थिंक ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जो इलेक्शन कमीशन गया है इस फैसले के खिलाफ, आया वहां पर टेबल टर्न होती है या फिर नहीं होती? क्योंकि आज जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, उससे लग ये रहा था कि जो एक्सपेक्ट PTI कर रही थी ना कल तक कि जी वहां पर भी कोई मसला नहीं होगा, और क्योंकि हमें पार्टी का निशान वापस लेने से पहले कोई शो कॉज तो दिया नहीं गया, तो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कुछ गलतियां इलेक्शन कमीशन से भी हुई हैं जिनका उनको जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो लूप होल्स हैं उसके ऊपर बात होगी तो फिर मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आया उनको बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता। बैरिस्टर गौर साहब इसमें कई मर्तबा इसीलिए क्योंकि वो समझते हैं कि कुछ टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर PTI भी कमजोर है, वो ये कह चुके हैं कि बल्ले का निशान मिले या ना मिले इससे फर्क नहीं पड़ता है, PTI कंटेस्ट जरूर करेगी। लेकिन जो उनका वोटर है वो एक कंफ्यूजन का शिकार जरूर होगा और उसको ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि आया PTI के अंडर कौन सा कैंडिडेट है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि PTI के जो कैंडिडेट्स अनाउंस होने थे तो वहां एक एक हलके में 2-2, 3-3 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। अब PTI की लीडरशिप के लिए, जो कि इस वक्त माइनस इमरान खान साहब है, ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो उनको जस्टिफाई कर सके कि जी ये हमारा प्राइमरी कैंडिडेट है और ये जो B और C यानी कि जो बैकअप में B या C या D प्लान रखे गए थे उन लोगों को बैकआउट करना पड़ेगा। तो आई थिंक ज्यादा बड़ा मसला इंतखाबी निशान से मेरी नजर में ये होगा कि वो उन कैंडिडेट्स को बैकआउट कैसे करवाते हैं, क्योंकि जहां तक खबरें मिल रही हैं उनमें से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये समझते हैं कि अगर बल्ले का निशान वापस ले लिया गया तो वो आजाद पोजीशन में कंटेस्ट करेंगे लेकिन वो इलेक्शन नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी सूरत में PTI का वोट बैंक डिवाइडेड हो जाएगा और जब वो डिवाइडेड हो जाएगा तो फिर वही मसला होगा कि PTI जो क्लीन स्वीप करने के दावे कर रही थी वो क्लेम तो करेगी लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में नहीं रहेगी। तो आई थिंक ये एक ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। जी
ठीक है, तो नादिया साहबा, ये जो 2 अगले रोज़ हैं छुट्टी के रोज़ हैं, लेकिन जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि चूंकि इंतखाबात से मुतालिक केसेस हैं, हम बैठेंगे और हम काम करने को तैयार हैं। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इस वक्त जो एक अदालत की जो संजीदगी में नज़र आ रही है वो इलेक्शन कमीशन और ख़ुद सियासी जमातों से भी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये अब आगे आने वाले 1-2 रोज़ में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई निशान ऑफिशियली अलॉट हो जाता है फिर तो कोई इशू नहीं है, नहीं अगर अलॉट होता, उनके खिलाफ अगर कोई डिसीजन सामने आता है, उससे कितना बड़ा डेंट पड़ेगा? ज़ाहिर नंबर ऑफ सीट्स तो बहुत हद तक फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी कम हो जाएंगी। वेरी वेल सेड अरबाब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी अप, और सना को भी थैंक्स फॉर गुड वर्ड्स। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी आपने जबरदस्त बात की है, वेरी वेल सेड, कि खुद इन तमाम मामलात में जो है वो चीफ जस्टिस साहब की जो संजीदगी है वो इंतहाई संजीदा, वो ज्यादा नजर आ रहा है, या सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। एक बात जो भी आप सना मिर्जा कह रही थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उससे थोड़ा सा डिफर इसलिए करूंगी। उन्होंने कहा कि जी अगर बल्ले का निशान अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं डाला तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए जब तक पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें बल्ला वापस हो गया था, वो फैसला अब बल्ले का निशान जब तक उनके पास है, और जो पहले वाला इलेक्शन कमीशन का जो था जिसमें उन्होंने बल्ले का निशान ले लिया था वो स्ट्राइक डाउन है, तो इसका मतलब है कि फिल वक्त जब तक कोई और फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का, पीटीआई के पास इस वक्त करंट सिचुएशन में बल्ले का निशान है। और अगर इस हालात में एक लिस्ट जारी होती है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तो उनको ये बल्ले का निशान उसमें शो करना चाहिए था। शायद उसके बाद अगर नहीं दोबारा से लेते तो बेशक आप उसको हटा देते, लेकिन अभी जो है वो ये तासुर नहीं आना चाहिए था इलेक्शन कमीशन का कि वो बज़िद है कि बल्ले का निशान उसने पीटीआई को नहीं देना, और बावजूद पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के उसने बल्ले का निशान पीटीआई अपनी वेबसाइट से पीटीआई को हटा दिया। और यही वजह है कि पेशावर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त पीटीआई ने दायर की है। अब मामला ये रह गया कि अब जो सिचुएशन है, तो डेफिनेटली कल चूंकि अब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर अलॉट करने हैं इंतखाबी निशान, और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि वक्त कम है, तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम कल भी आपकी बात सुनेंगे, लेकिन वो बात सुनने के मूड में क्या हमें और आपको नजर आते हैं। देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो हमें बहुत सारी चीजें पहले से मालूम होती हैं, जहां पे हालात जा रहे होते हैं, जो फैसले हो रहे होते हैं, जो फिजा बन रही होती है, जो मूड बन रहा होता है, उसी किस्म के फैसले जो हैं वो अदालतों से आ रहे होते हैं। तो इस हद तक डीप उसमें जाना और फिर ये जो सवालात करना, या तो देखिए ना वही वाली बात है जो सारे उठ के बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह देती कि जी बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ पीटीआई ने इलेक्शंस कराए, लेकिन क्या इस ट्रांसपेरेंसी के साथ और पार्टीज के होते हैं? अगर पीटीआई को कचहरे में खड़ा किया है तो दीगर पार्टी को भी कर दे। अब बात सारी आ जाएगी कि क्योंकि पीटीआई के अपने लोगों ने उठ के खड़ा किया है, इसमें फरीक बना है। अब देखिए ना, आज फिर हामिद खान साहब ने ये मामला भी उठाया कि जी इलेक्शन कमीशन तो ये फरीक वो दावा नहीं कर सकता या ये वो अपील दायर नहीं कर सकता, जिसमें सवाल भी उनसे हुए। एक सिंपल सी चीज है, अगर उन्होंने फरीक खुद से अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसमें डेट देती है, मतलब इलेक्शन कमीशन अपने आप को एक पार्टी बना के पेश हो गया, भाई इलेक्शन कमीशन ने एक फरीक की दरख्वास्त पर उसके हक में फैसला दिया और इमरान खान का या पीटीआई का जो इलेक्शंस थे उसको उन्होंने मुअत्तल किया, स्ट्राइक डाउन किया, बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया। अब अगर वो दोबारा वहां चले गए तो उस फरीक पे चले गए। अब वो फरीक अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि जी ये पेशावर हाई कोर्ट ने फिर इनका कर दिया है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है, जो मेरा केस है वो स्ट्रांग है, इसमें इलेक्शन कमीशन क्यों पार्टी बन रहा है, ये हमारी समझ से कम बाहर है कि इलेक्शन कमीशन क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। उसने एक फरीक की दरख्वास्त पे, उसका अपना डिसीजन नहीं था, उसने एक फरीक की दरख्वास्त पे डिसीजन दिया था। तो ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। बट अगेन जब हवाएं जो है वो मुखालिफ सिंध में चलती हैं तो फिर ऐसे ही होता है जो हमें दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, जो कहते हैं कि जी बल्ले का निशान नहीं भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है कि फर्क पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ जो सिविलाइज या जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उसमें इंतखाबी निशान नहीं होते, उसमें सिर्फ नाम होते हैं। हमारे यहाँ इंतखाबी निशान की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। अब हमारे डेफिनेशन तो ये कि जी जो अपना नाम लिख ले वो लिटरेट है, जाके हकीकतन देखा जाए तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह से इंतखाबी निशान की जरूरत पड़ी कि लोगों को अगर नाम नहीं पता, लोगों नाम से लोग नहीं याद कर पाए तो वो इंतखाबी निशान से याद कर पाए। पूरे के पूरे जो इलेक्शन कैंपेन चलती है वो इंतखाबी निशानों पे चलती है। तो अगर आप बल्ला ले, अच्छा यहाँ पर एक और बात ना भूलें कि जो वकार ज़िका है
उन्होंने एक अपनी नई पार्टी रजिस्टर करा के उन्होंने बल्ले का निशान, बाय द वे उन्होंने भी मांग लिया है, आपको याद होगा अभी हाल ही में हुआ है ये वाकया। तो चीजें जो है बड़ी खूबसूरत आगे जाके मोड़ सकती हैं, क्योंकि जैसे ही इनसे बल्ले का निशान लिया जाएगा, यू नेवर नो, इलेक्शन कमीशन जो है उस पार्टी को बल्ले का निशान अलॉट कर दे, तो वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इंतखाबी निशान से किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं या उसके कैंडिडेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, डेफिनेटली वो कंफ्यूजन का शिकार होंगे। ठीक है, अब जाहिर है कि कल की नादिया सना मिर्ज़ा साहब, कल की जो समाअत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कल कानून की बालादस्ती हो और जो इंसाफ के लिए जिस अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को जिस तरह से हम खराज तहसीन भी पेश करते रहे मुख्तलिफ मामलात पर, वही वाला मामला कल सामने आया। लेकिन ये जो मुख्तलिफ करारदादें इस वक्त सेनेट में हम पेश होते देख रहे हैं, पहले एक करारदाद, फिर चंद दिन के फ़र्क से एक ही हफ्ते बाद दूसरी करारदाद सामने आ गई, तो ये इन करारदादों की क्या अहमियत हो सकती है? बज़ाहिर तो कोई इम्पैक्ट ये क्रिएट नहीं कर रही है, लेकिन ओवरऑल माशी एतबार से एक सियासी बेयकीनी की फ़िज़ा पैदा हो जाती है कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। एक आम आदमी अभी तक इसी कन्फ्यूजन में, जबकि खुद काजी फाइज़ ईसा साहब कह चुके हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन तो खुद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नादिया साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ जरा। जी मैं सना साहब असर मैंने पूछा था, मैं नादिया साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ जरा वापस। जी सना साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करी थी कि कंफ्यूजन तो पैदा करने की कोशिश की जाती है। आप अवाम को जब तक कंफ्यूज रखेंगे तब तक आप उनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे, और मेरा ख्याल है कि 76 सालों से यही होता रहा है। जहां तक करारदादों की बात है, एक वक्त वो भी था जब इन करारदादों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, रद्दी की टोकरी में चली जाती थी। लेकिन मैंने इतनी एफिशिएंसी पिछले कुछ अरसे में जो रीसेंट टाइम्स थे उसमें नहीं देखी कि एक करारदाद पेश होती है जो कि एक आजाद सेनेटर की तरफ से, जिनकी माजी में शायद एफिलिएशन पीटीआई के साथ रही हो, लेकिन इस वक्त वो आजाद कंडीशन में कंटेस्ट करने के अलावा सेनेट में मौजूद थे। वो एक करारदाद पेश करते हैं, ना कोरम पूरा होता है, ना उसकी कोई निशानदही करता है, ना सेनेट के चेयरमैन ये अर्ज करने की कोशिश करते हैं किसी कैंडिडेट से, सेनेटर से, कि जी आप कोरम के ऊपर बात तो कर लें। एक ले दे के मुस्लिम लीग नून के सेनेटर वहां रह जाते हैं जो ये बात करते हैं, लेकिन वो भी कोरम की बात नहीं करते। और फिर वो करारदाद मंजूर होने के बाद, यानी कि जो आपका नॉर्मल डेकोरम है, जो आपके रूटीन की जो उसमें चीजें थी, उनको मुअत्तल करते हुए, डिसमिस करते हुए सेनेट के चेयरमैन उस करारदाद को पेश करवाते हैं और उसको एड्रेस करके उसको अप्रूव करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ही वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब वो मंजूर होने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन में जा रही है और वो उसको कह रहे हैं कि जी आपने हमें 3 हफ्तों में या 3 महीने में इसके ऊपर रिपोर्ट देनी है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि आप इसके ऊपर काम करें? यानी आपने 1.5 महीने से कम वक्त आपके पास इलेक्शन के लिए रह गया है और आप ये कह रहे हैं कि आप चंद हफ्तों या चंद महीनों में इसके ऊपर कार्रवाई करके वापस हमें बताएं। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस करारदाद को अहमियत दे रहे हैं। तो उसी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हमने एक और करारदाद आज पेश कर दी। और मतलब हैरत अंगेज भी और मजेदार बात भी यह है कि तमाम के तमाम आजाद सेनेटर्स ये करारदाद पेश कर रहे हैं, कभी मौसम को जवाब बना रहे हैं, कभी दहशतगर्दी को जवाब बना रहे हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद एक गुंजाइश फिर भी रखी जा रही है कि अगर किसी स्टेज के ऊपर गेम किसी दूसरी तरफ शिफ्ट होने लगेगा तो उस वक्त इन करारदादों की अहमियत भी होगी और इन करारदादों को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की डेट को आगे पीछे कर दिया जा सकता है। एक आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है उसको मैं जरूर कोट करना चाहूंगी कि अमेरिका में जाने से पहले आर्मी चीफ ये वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि इलेक्शन थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, लेकिन इलेक्शन होंगे जरूर। लेकिन जब वो दौरा अमेरिका मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे तो बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि इलेक्शन हर सूरत में होंगे और 8 फरवरी को होंगे। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दौरे से उनको क्या चीज बावर करवाई गई। जहां उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी होंगी वहां उनके सामने भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई। तो क्विकली मैं सिर्फ लास्ट अब इन करारदादों की कानूनी अहमियत क्या है और क्या कानूनी तौर पर ये आगे कोई हर्डल क्रिएट कर सकती है? हाफिज हसन अहमद साहब हमारे कानून में ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब जरा आपके पास आने से पहले मैं नादिया साहिबा का भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू जान लूं कि एक के बाद दूसरी करारदाद नादिया साहिबा अब ये अगले 25 दिन में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तैयारियों को देखे या फिर इन करारदाद को वो कंसीडर करे और इन पर गौर फिक्र शुरू कर दे और उसमें फिर वो अपना टाइम जाया करे? बिस्मिल्लाह। हाफिज साहब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ जरा। हाफिज साहब नादिया मिर्जा साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने इस पर मैं आ रहा हूं। जी नादिया साहब, बेसिकली आप जिस कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं और जिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, ये उसी के लिए करारदादें पेश की जा रही है। देखा जाए तो इनकी आईनी और कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है। लेकिन बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि मैं और आप बैठ के प्रोग्राम में जिक्र कर रहे हैं, ऑल्दो कि हमें काजी फाइज़ ईसा साहब ने कहा, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने, कि कोई ये बात भी ना करे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन पत्थर की लकीर है। लेकिन जब इस किस्म की करारदादें सेनेट में पास हो रही हैं तो उसका इंपैक्ट चाहे अभी हो या नहीं हो, उनकी आईनी और कानूनी हैसियत हो या
नहीं हो, वो मीडिया पे डिस्कस हो रही है, वो मीडिया पे आ रही है, वो प्रोग्राम में डिस्कस हो रही है, वो मैं और आप बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो अफसोस की बात यह कि दुनिया में बरकरार रही है। अभी आपने देखा हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, उसने पूरी डिटेल्स लिखी कि ये अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जिसकी वजह से जो है वो इकोनॉमिक क्योस होगा, मुल्क के माशी हालात सही नहीं होंगे, मुल्क की सिक्योरिटी के हालात सही नहीं है, जिसके आपके माशी डेंट लगेगा, जिसकी आपकी जो माशी तरक्की है वो इस हद तक नीचे 1.7 पर चली जाएगी। तो मैं हैरान ये हूँ, मैं परेशान, तकलीफ मुझे ये, अफसोस मुझे ये है कि हमें दुनिया बावर करा रही है, वर्ल्ड बैंक ऐसी रिपोर्ट्स अपनी जारी कर रहा है, लेकिन हमें इस चीज का रत्ती बराबर एहसास नहीं है। ये सारा कुछ जो सर्कस हो रहा है इस वक्त, पीटीआई को बल्ला मिलेगा, नहीं बल्ला मिलेगा, बल्ला नहीं मिलेगा, क्योस होगा, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, मैनेज करना आसान होगा, बिठाना आसान होगा, किसी को खरीदना आसान होगा, उसकी बोलियां लग जाएंगी, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कोई अपना एक शॉर्ट टर्म जो अपना टारगेट है वो तो अचीव कर ले, लेकिन इसकी कॉस्ट कौन पे करेगा? इसकी कॉस्ट मैं और आप पे करेंगे, इसकी कॉस्ट मुल्क पे करेगा। तो मुझे तो ये बड़ी हैरत की बात हो रही है कि करारदादें पेश हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वही चीफ जस्टिस जो कहते हैं जिक्र भी नहीं करना मीडिया में, वो खामोश है इस वक्त। ठीक है, तो हाफिज हसन साहब, ये इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? 5 जनवरी को एक करारदाद पेश हुई, आज दोबारा एक करारदाद पेश हो गई, 8 दिनों में 2 करारदादें, और अगर आने वाले 3-4 दिनों में एक आध और करारदाद आ जाती है तो इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है? एक बेयकीनी की फ़ज़ा तो हम देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती है, मुआशी एतबार से लोग बेयकीनी का शिकार हो जाते हैं। कानूनी तौर पर इसकी हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि नेशनल असेंबली और पाकिस्तान का जो सेनेट है, ये इस मुल्क के 2 बड़े ऐसे हाउसेज हैं कि जिसके अंदर पूरे मुल्क की एक रिप्रेजेंटेशन जो है उसके लोग बैठते हैं, ये मुल्क के लिए लेजिस्लेशन करते हैं, मुल्क की पॉलिसी से बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका मैंडेट लिखा हुआ है। लेकिन जो अगली चीज ये है कि वहाँ के ऊपर जो रेजोल्यूशंस है वो भी आती है, कई सब्जेक्ट्स के ऊपर आती है, बट स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया है, तो ये जो रेजोल्यूशंस आई हैं, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के नीचे काम कर रहा है, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके एक ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो फिर इन जो रेजोल्यूशंस हैं ये हाउस की, आप इंडिविजुअल मेंबर्स की, या अगर कुछ लोग आते हैं तो उनकी एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन उसका कानूनी तौर पे जो है ना कोई जवाब बनता है, ना कानूनी तौर पे जो है उसकी कोई वैल्यू है। अच्छा। और ना ही उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जिस तरफ इशारा किया जा रहा था कि जी उन्होंने लिखा, हाँ वो एक सेक्रेटेरिएट लिखता है और बात चीजें ऐसी हैं कि रेजोल्यूशन के जरिए शहर या पार्लियामेंट उसे इम्प्लीमेंट भी करवाता है, बट ये एक ऐसी चीज है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 224 के नीचे इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर डेट्स कंफर्म हुई है, उनकी कॉन्फ्रेंस उसके अंदर हुई है, इलेक्शन प्रोग्राम्स ऑन गोइंग है। कल आपके मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन सिंबल्स जो है वो देने शुरू कर दिए जाएंगे, और तकरीबन 26-27 दिन जो है वो इस मुल्क के अंदर। तो ये इन करारदादों का फिर होता क्या आगे? ये चेयरमैन सेनेट क्या इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और अपनी अप्रूवल या दो चीजें जो है इन जो रेजोल्यूशन है वो है, और वो उनको जेन्युइनली मान लेना चाहिए। एक ये है कि ये जो रेजोल्यूशंस आपकी आ रही हैं, ये आ रही हैं 2 प्रोविंस से आ रही हैं, जो आपके KPK है और एक आपका बलूचिस्तान है, और वहाँ के ऊपर जो मौसम है या उसके बाद आपका ये जो सिक्योरिटी जेन्युइन है, इतनी देर तक आप फ्री फेयर ट्रांसफर इलेक्शंस के लिए एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है उसको पूरा नहीं करेंगे, उतनी देर तक आपके मुल्क के अंदर या उस इलाके के अंदर इलेक्शन जो है उसको फ्री फेयर कहना बड़ा मुश्किल आएगा। और मेरा ख्याल है कि अगर वो इस तरह का एक्सप्रेस कर रहे हैं तो बुनियादी चीज उनकी यही होगी कि हमारे जो इश्यूज हैं, इन कंसर्न्स को एड्रेस करें, और ये किसी भी इलाके के जो लोग हैं उनका इंडिविजुअल जो है ओपिनियन हो सकता है, बट उसको कंसीडर करके हम इस डिबेट के अंदर पड़े कि हम उनका ये हक भी नहीं ले सकते, या वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। हाँ, अगली चीज ये है कि लॉ के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? लॉ के अंदर ये है कि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसे इम्प्लीमेंट करें। कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके पीछे अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस को वॉच कर रही है, और वो हर वो चले, यानी कोई कानूनी तौर पर कोई ऐसी हर्डल क्रिएट नहीं होगी। 8 फरवरी को ये इंतखाबात तो होने। अब सना साहिबा, ये जो इस वक्त पॉलिटिकली जो सीट एडजस्टमेंट्स की जा रही हैं, खासतौर पर हमने देखा कि नून लीग और IPP में जो एडजस्टमेंट्स थी, नून लीग ने अपनी 2-3 नशस्तें, 2 कौमी की, एक सूबाई असम्बली की नशस्त IPP के लिए खाली छोड़ दी है। तो हुकूमत साजी से पहले ही ये नंबर्स पूरे हो चुके हैं और बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में नून लीग इस वक्त आगे बढ़ रही है। तो क्या मंजरनामा नजर आ रहा है, अगर ब्रीफली आप बता सकें?
देखिए, जहाँ तक बात है नंबर गेम की, तो मेरा ख्याल है कि नून लीग के पास कोई चॉइस नहीं थी। हम समझ रहे थे कि शायद आईपीपी के साथ मामला तय नहीं होंगे, एमक्यूएम से हो जाएंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एमक्यूएम से शायद उनको बैकआउट करना पड़ा एनए 242 पे। मुस्तफा कमाल साहब को कुर्बान नहीं करना चाह रही थी एमक्यूएम, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद नून लीग के अंदर जो अपने मसाइल थे, जिस तरह अयाज सादिक साहब, रोहेल असगर साहब एक ही सीट के ऊपर वजिद थे लेने के लिए, तो खुद नून लीग के अंदर भी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। आईपीपी और मुस्लिम लीग काफ से अगर वो बातचीत ना करते, नेगोशिएशन ना करते, तो बड़ा मुश्किल था। मेरा ख्याल है कि नून लीग की जो पॉलिटिक्स को समझते हैं लोग, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि नून लीग ने बहुत कम ही मर्तबा ऐसा किया है कि इलेक्शन से पहले ही सीट एडजस्टमेंट कर दी हो। इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की राय ये थी कि हमें 2/3 मेजोरिटी मिलनी चाहिए, सो कॉल्ड जहां से दिलवाई जाती है, लेकिन आई थिंक वो 2/3 मेजोरिटी की तरफ नहीं जा रहे। बड़ी मुश्किल से अगर सिंपल मेजोरिटी तक भी नून लीग चली जाए तो ये बड़ी बात होगी, और शायद इसी वजह से नून लीग को पहले से बहुत सी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, ताकि जब हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए तो यही आईपीपी और यही मुस्लिम लीग काफ उनके साथ खड़ी हो, बजाय इसके कि वो अपोजिशन में साथ खड़े होकर उनके साथ हुकूमत बनाए। नून लीग उस पोजीशन में नहीं जाना चाहती। वक्त चूंकि बस थोड़ा है, मैं चाह रहा हूं कि नादिया साहबा भी इस पर एक शॉर्ट कमेंट कर दें। नादिया साहबा, ये एनए 242 में जो ये एडजस्टमेंट कामयाब नहीं हो सकी एमक्यूएम और पीएमएलएन की, आगे चलकर कोई मुश्किलात खड़ी कर सकती है पीएमएलएन के लिए? नहीं, मुश्किलात तो मैं नहीं समझती कि खड़ी हो सकती है। हाँ, अलबत्ता जाहिर सी बात है, शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि वो इस हल्के से लड़े। उस आपको याद है, इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब लड़े थे और उससे वो जीते भी थे। मैं ये भी बता दूं कि फैसल वाडे के मुकाबले में वो जीते भी थे, लेकिन आपको याद है उस हल्के में रिकाउंटिंग की जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी वो भी एक्सेप्ट नहीं हुई थी। फैसल वाडे को जो है वो ताज पहना दिया गया था। तो ये लेन देन के मामलात हैं पीएमएलएन और बहुत ही कम मार्जिन था, कोई 900 कुछ वोट से फैसल वाडा कामयाब हो गए थे, बहुत कम मार्जिन था। और चाहते थे शहबाज शरीफ साहब की दोबारा से गिनती हो, और वो गिनती नहीं हो सकी थी और नहीं कराई गई थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा एज सच, लेकिन डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब चाहते थे। और ये कुछ लो और दो, कुछ दो की सियासत है, और लिया है किसी ने, कुछ दिया है। तो पीएमएलएन और एमक्यूएम का तो आपको पता है हिस्ट्री यही है, तो इस सब मामला भी बस यही है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे एडजस्टमेंट्स कितनी कामयाब होती हैं। नादिया मिर्जा साहबा, सना मिर्जा साहबा, हाफिज हसन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है कि छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। $70 करोड़ IMF से जो दूसरी किस्त स्टैंड बाई प्रोग्राम की आनी थी वो पाकिस्तान को मिलने वाली है। उसके बाद पाकिस्तानी मईशत कितनी मजीद मुस्तहकम हो जाएगी, एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान को $70 करोड़ के लिए IMF की मंजूरी मिल चुकी है। ये वही स्टैंड बाई मुआहदा है जो कि एक एग्रीमेंट गुज़िश्ता साल जून में किया गया था, और इसके तहत अब ये दूसरी किस्त पाकिस्तान को मिली है। $1.9 अरब मजमूई तौर पर पाकिस्तान को अब अगले 2-3 रोज़ में जब ये $70 करोड़ की किस्त आ जाएगी तो हासिल हो जाएंगे। और उसके बाद जो अगला जायज़ा इजलास है वो फरवरी में होने का इम्कान है, जिसके बाद $1.1 अरब पाकिस्तान को मजीद मिलेंगे। तो अब ये IMF के थ्रू जो डॉलर्स आ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के लिए कितने ज़रूरी हैं। और फिर हमने साथ साथ ये भी देखा कि SIFC की जानिब से भी कुछ बड़े बेहतरीन इक़दाम अभी उठाए गए, और 76 ऐसे तरक्याती मंसूबे थे जिनको रोक दिया गया है, जिनके काम को अभी फ़िलहाल रोका गया। और उसकी वजह यह है कि 149 अरब रुपए की बचत उससे सिर्फ इस रवा माली साल की जाएगी। तो ये सारे इक़दाम मिलकर किस तरह से हमारे मुल्क की मईशत को मुस्तहकम कर रहे हैं। और अगले 6 माह जब ये रवा माली साल ख़त्म होगा तो IMF ये कहता है कि जो महंगाई की शरह है वो भी 18.6% रहने की उम्मीद, और पाकिस्तान इस वक्त मौशी एतबार से एक बेहतर ट्रैक पर चल पड़ा है। तो IMF अगर इस बात को कंसीडर कर रहा है तो ये कितनी अहमियत की हामिल बात है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। नासिर अली शाह बुखारी साहब चेयरमैन है KSB ग्रुप के, माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये 2-3 रोज़ में जब ये $70 करोड़ पाकिस्तान को मिलेंगे तो एक तो इसके ज़रा शॉर्ट टर्म फ़वाइद आप बताइएगा, और फिर IMF अगर IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान है और अगले प्रोग्राम के लिए भी पाकिस्तान अप्लाई करना चाहता है, तो उससे जो दुनिया भर के दूसरे इदारे और ममालिक हैं वो किस हद तक फिर मुतमईन होते हैं, और पाकिस्तान को अगले 6 माह से 1 साल के दरमियान क्या क्या सहूलियात मिल सकती हैं इसमें? जी शुक्रिया। IMF प्रोग्राम का मतलब ये है कि हमने ऐसे कुछ वादे किए हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि हम एक रिफॉर्म प्रोग्राम जो है वो शुरू कर रहे हैं, और उस रिफॉर्म प्रोग्राम से हम अपनी इकॉनमी में जो एक कमी कजी वाक़या हुई है और जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, या जो हमारे पर फॉरेन एक्सचेंज के प्रेशर्स हैं, उनको हम अपने उस रिफॉर्म प्रोग्राम को मुकम्मल करके ठीक करेंगे और अपनी बीमारी को जो है और मईशती कमज़ोरी को जो है दूर करेंगे।
ये कमिटमेंट है जो आप IMF से देते हैं। उसमें आप जो आपके टैक्स के अहदाफ हैं उसके सिलसिले बात करते हैं ताकि आपकी आमदनी बढ़ाई जा सके। आप अपनी जो सर्कुलर डेट है उसके मुतालिक बात करते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन के मुतालिक बात करते हैं, और एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म एजेंडा जो है वो उनके साथ आपको एग्री करना पड़ता है। तो पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 23 के करीब जो है अपने प्रोग्राम्स कर चुका है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिसने के बेशुमार IMF के प्रोग्राम्स जो है वो अधूरे छोड़ दिए, अपने वादे जो है वो इफ़ा नहीं किए, और खुसूसियत के साथ जो 1990 के बाद का दौर है उसमें पाकिस्तान का IMF का रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। और दूसरे कई ममालिक जब IMF का प्रोग्राम लेते हैं तो वो ग्रेजुएट कर जाते हैं और फिर वो अपनी इतनी इकॉनमी में सेहत पैदा कर लेते हैं कि उसके बाद उनको फिर IMF का प्रोग्राम जो है वो नहीं लेना पड़ता। इसके यकीनन ये फ़वाइद हैं कि जब आप दुनिया में अपना चेहरा दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमने कमिटमेंट किया हुआ है, हमारे वादे वईद हैं और हम इन वादे वईद को जो है वो पूरा कर रहे हैं। और दुनिया के जितने और मल्टीलैटरल इदारे हैं वो इस वजह से कि IMF जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ इंगेज्ड है, तो वो पाकिस्तान की जो एक इमदाद की ज़रूरत है और जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन वर्ल्ड बैंक के हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के हैं, इवन आपके जो दोस्त ममालिक हैं चाइना, सऊदी अरेबिया और UAE अब डिमांड करते हैं कि आप जो है वो एक IMF प्रोग्राम की शराइत को जो है पूरा करें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अब ये जो पाकिस्तान की मुश्किल है ये दूर हो, और हम कब तक जो है वो मांगते हैं कि ये जो है जाते हैं। एक आम परसेप्शन ये है कि जब भी कोई मुल्क या पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि पाकिस्तान अगर IMF प्रोग्राम में जाएगा तो उस मुल्क में फिर महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ फिर मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं चूँकि वो फिर शराइत बड़ी सख्त होती हैं। लेकिन यहाँ तो हम IMF को देख रहे हैं कि वो ये मुतालबा कर रहा है कि आपको महंगाई में कमी करनी होगी, इसके लिए आपको इक़दाम उठाने होंगे। तो क्या वाकई ये ऐसा होता है कि शराइत इतनी सख्त होती हैं कि ये महंगाई करनी पड़ती है, लोगों के लिए चीज़ों की कीमतों को बढ़ाना पड़ता है, या फिर ये हुकूमत का अपना फैसला होता है? नहीं, ये उस प्रोग्राम का हिस्सा है जो कि आप एग्री करते हैं, लेकिन वो ममालिक जो इस प्रोग्राम की खुद अपने तौर पर जो है जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसकी ओनरशिप लेते हैं और होम ग्रोन किस्म के सॉल्यूशंस जो है वो पेश करते हैं, तो वहाँ फिर IMF को जो है खुद कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद ही जो ममालिक है उनकी इकोनॉमिक टीम्स जो है उस पर काम करती हैं। अब कुछ थोड़ी सी हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारी मुख्तलिफ वक्तों में जो इकोनॉमिक टीम्स हैं वो आप देखें हर हुकूमत में तब्दील होती रही हैं, लेकिन जो एक सॉलिड किस्म का प्रोग्राम जो है वो कोई हुकूमत नहीं दे सकी। और जिस किस्म की पॉलिसीज़ की ज़रूरत रही है ख़ासतौर पे रिफॉर्म्स प्रोग्राम के लिए, उसमें जो GDP ग्रोथ इलेक्शनरी की वजह से हमेशा जहन में रही है, उसको जो है उसकी वजह से जो है हमने रियल अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको कभी अटेंड नहीं किया। मसलन एक इंपोर्ट लेड ग्रोथ दिखाने के लिए अगर खोल दिया जाएगा इंपोर्ट का डोर, तो एक इंपोर्ट से GDP ग्रोथ तो ज़रूर इम्प्रूव होगी, लेकिन आपको फॉरेन एक्सचेंज के मसाइल पैदा हो जाएंगे जो हालिया वक्तों में, हालिया चंद सालों में हुआ, और उसकी वजह से फिर उसको दोबारा पटरी पे लाने में आपको टाइम लगता है, और उसी से हम सफ़र कर रहे हैं। और ये टाइम हमारे केस के अंदर भी होंगे ज़्यादा लग गया, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो है वो पिछली गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया था। फिर दूसरी आने वाली जो आपकी 16 महीने की हुकूमत थी उसमें एक वजीर साहब ने जो है अपना प्रोग्राम तय किया, दूसरे वजीर साहब ने उसको पूरा नहीं किया, फिर उसके बाद दोबारा मानने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो एक ऐसी कोशिश होती है ना जो कि पूरे दिल के साथ ना की जाए और बुझी बुझी सी कोशिश हो, तो उसके रिजल्ट्स जो है वो मिलने में बहुत देर लगती है। जी ना साहब, उसका इम्पैक्ट क्रिएट होता है। लेकिन ये जो अभी स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, जो 9 माह का ये मुआहदा था, ये तो पाकिस्तान बड़े बेहतर तरीके से इसको पूरा करने जा रहा है। तो इसके बाद अब पाकिस्तान का इंप्रेशन एक पॉजिटिव फेज जोन में आ जाएगा कि वो जो अगले प्लान के लिए पाकिस्तान जाएगा IMF के पास, जो कि प्लान भी किया जा रहा है, तो उसकी शराइत नरम होंगी थोड़ी सी। मेरी तो ये दुआ है कि आपकी ये जो इकोनॉमिक टीम इस वक्त काम कर रही है, इलेक्शंस के बाद भी खुदा करे कि यही इकोनॉमिक टीम जो है कुछ अरसे के लिए कायम रहे, और ये इकोनॉमिक टीम जो है इसने जो अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको मुकम्मल करे, क्योंकि दुनिया के अंदर इकोनॉमी जो है वो एक ऐसा मामला है जिसमें तमाम
जितनी भी सियासी जमातें हैं वो मिलजुल कर एक एजेंडे पर चलती हैं। ताकि आप ये देखिए, हिंदुस्तान में मनमोहन साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किया था, आज भी जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है वो उसी प्रोग्राम को फॉलो कर रही है और उसी रिफॉर्म एजेंडे के ऊपर जो है काम कर रही है, जिसकी वजह से अब उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ गई हैं। और हमारा भी इवेंचुअली IMF का प्रोग्राम तब कामयाब होगा जब हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो परफॉर्म करना शुरू करेंगी। हम रेमिटेंस के सर के ऊपर जो है वो अपने आप को समझते हैं कि हमने रेमिटेंस से जो है पैसा आ रहा है, बस ये हमारे लिए काफ़ी। हमें असल में तो अपने पास जो एक सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट करनी है कि हम उससे सरप्लस से जो एक्सपोर्ट कर सकें। हमारे यहाँ सरप्लस नहीं बन पा रहा, और जब तक वो सरप्लस नहीं बनेगा उस वक्त तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। और उसकी एक दूसरी बड़ी वजह भी है। देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है ना, उसमें ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो आप देखेंगे मुस्तकिलन तौर पे जब आप रिफॉर्म्स नहीं करते तो वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमेशा मुश्किलात। जैसे आपके पास अभी आपने 62% के ऊपर जो है बिजली की जो मुआहदे किए हुए हैं, आप वो बिजली पैदा ना भी हो रही हो उसके बावजूद भी हुकूमत को जो है वो उसकी कीमत की अदायगी के लिए एक सर्कुलर डेट जो है वो क्रिएट करना पड़ रहा है। उसकी फिगर करीबन 5 ट्रिलियन रुपीस के करीब पहुंच गई है, जो कि खुद एक बहुत बड़ा जो है हमारा मसला है। और ये जो हमने कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो कुछ साबका हुकूमतों ने CPEC में बनाए हैं, उनसे अब उसका जो असल तकलीफ है वो अब महसूस हो रही है। सो मच सो के तो चाइनीज बैंकों ने ये कह दिया कि आप जी, माजी में तो हमने देखा है ना कि गवर्नमेंट्स की वो सीरियस इंटेंशन ही नहीं होती थी, वो संजीदगी नज़र ही नहीं आती थी इस तरह के स्टेप्स उठाने के लिए। अभी जब SIFC की फॉर्मेशन हुई उसके बाद हम कुछ इनिशिएटिव्स तो देख रहे हैं। अभी जो ये 76 ऐसे मंसूबे थे जो तरक्याती मंसूबे थे, उन पर अभी SIFC ने काम रोकने का फैसला किया है और उससे 149 अरब रुपए की बचत हो रही है। तो कुछ इस तरह के इक़दाम उठाने पड़ेंगे कि इजाफी खर्चों को रोका जाए और ये अरबों रुपए को बचाया जा सके। जी देखिए, मैं इस बात पे तो बिल्कुल खुश नहीं होता, खुशी महसूस नहीं करता कि तरक्याती मंसूबे जो हैं वो अगर कहीं बंद हो रहे हों तो उस पर आदमी कोई जो है वो कह सके कि जी ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो तरक्याती मंसूबे मजबूरी में बंद किए जा रहे हैं ताकि वो पैसा बचाया जा सके। असल जो चीज़ है वो तो जो ऐसे अखराजात हैं जो गैर तरक्की याफ्ता अखराज, मसलन आपकी कंपनियों का जो खसारा है, आपने 1.4 ट्रिलियन का जो है खसारा देखा सुना कि आपके यहाँ जो सरकारी कंपनियां हैं उनके पास ही खसारा है। या आपका जो सर्कुलर डेट है, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर जो है काबू करते हैं और अपने उस कोई 180 बिलियन की आपकी NHS की जो है हाईवे कंपनी जो है वो लॉस कर रही है, डिस्कोस जो है वो लॉस कर रहे हैं और अरबों में जा रहे हैं उनके लॉसेस भी, तो इससे तो आप चाहे ये जो 170 बिलियन की जो बात हो रही है, एक्चुअली 121 बिलियन है, वो अगर जो कि आप बचा लेंगे तो सामने जो आपके लॉसेस हैं उनके मुकाबले में ये तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। असल चीज़ जो है वो रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू करके इन इदारों को प्राइवेटाइज करना है और जो उनके जो नुकसानात हैं उनको कम से कम सतह पर लाया जाए ताकि हुकूमत जो है वो उसको कुछ सांस मिले कि वो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर अली शाह बुखारी साहब हमारे माशियात चेयरमैन KSB ग्रुप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसराइल का जुल्म फ़लस्तीन में गज़ा में इस हद तक बढ़ चुका है कि अब उसके खिलाफ जनूब अफ्रीका आलमी अदालत में चला गया है और पहली समाअत भी वहाँ पर इस मामले की हो चुकी है। क्या इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। इसराइल की गज़ा पर फ़लस्तीन पर जुल्म सितम और बमबारी का सिलसिला अभी तक जारी है और इस पर अब जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा दिया है और अच्छी बात यह है कि इस सिलसिले में पहली समाअत भी हो चुकी है और जनूबी अफ्रीका ने अपना मामला आलमी अदालत इंसाफ में इस तरह से रखा है कि इसराइल को इस जुल्म बर्बरियत से रोका जाए। 7 अक्टूबर से सिलसिला शुरू हुआ, 100 दिन इस जंग को होने वाले हैं और अभी तक 23,000 से ज़ायद वहाँ पर जाने जा चुकी हैं। और जनूबी अफ्रीका की जानिब से जो वकील आलमी अदालत इंसाफ में पेश हुए, उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी इसराइल की जानिब से की गई है और अब ICJ इसराइल को पाबंद करे कि ये अब जंग बंदी होनी चाहिए, अब मजीद नस्ल कुशी यहाँ पर रुकनी चाहिए, अब मासूमों का खून यहाँ पर नहीं बहाया जाए। और इस पर अब ICJ आगे इस मामले को लेकर कैसे चल सकता है, क्या दुनिया की बड़ी ताकतों को पाबंद कर सकता है कि वो इसराइल को इस जंग पर रोकने पर मजबूर करें, क्या सूरत हाल अब इस सिलसिले में आगे हो
सकती है, और जनूबी अफ्रीका की तरह दूसरे ममालिक क्यों अभी तक आलमी अदालत इंसाफ में इस तरह से इस मामले को लेकर नहीं गए थे, खासतौर पर जो मुस्लिम ममालिक हैं उन पर फिर ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। इसी सिलसिले में मजीद गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो जनूबी अफ्रीका आलमी अदालत इंसाफ में चला गया, उसे ये एहसास हो रहा है कि फ़लस्तीन में, गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो गलत है, इसराइल को रोकना चाहिए, और यह अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी है। तो इस पर जो दीगर ममालिक की खामोशी है, मुस्लिम ममालिक की और दुनिया की बड़ी ताकतों की, वो किस हद तक हैरान कुन है, अफसोसनाक है। क्या कहेंगे आप, इस मामले का क्या नतीजा निकलेगा? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है। देखिए, स्पेशली जब हम मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 194 दुनिया में ममालिक हैं और 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन जाके एक साउथ अफ्रीका है जो एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, जहाँ पे मुसलमान भी टोटल 2% है, वहाँ से एक ऐसा स्टेप लेना, और जिस डेलिब्रेशन के साथ उन्होंने इस केस को लेके गए हैं, 84 पेजेस का उन्होंने अपना केस बनाया, पिटिशन जो उन्होंने फाइल की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, विद तमाम इसमें लॉजिक के साथ। और उन्होंने, वो कहते हैं लोग कि उन्होंने वो चीज़ें कोट की हैं जो इनके इजरायली कैबिनेट के लोग क्लेम करते रहे कि, और बेसिक जो फोकस है दैट इज ऑन जेनोसाइड। और इन्होंने कवर किया है कि 1948 का जो कन्वेंशन हुआ था इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें एक बात की गई थी, ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी, और जेनोसाइड के अगेंस्ट ये कन्वेंशन बना था, और जिसमें बहुत सारे ममालिक ने उस वक्त साइन किए थे। सो लीड रोल साउथ अफ्रीका ने लिए है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम ममालिक में से किसी ने इसमें कोशिश नहीं की है, और होना तो यही चाहिए था। अब आगे देखते हैं इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 मेंबर्स हैं, और उसमें जो प्रेसिडेंट है वो यूएस सिटीजन है। बाकी में इस पर जो डिसीजन होगा, इसकी इम्प्लीकेशंस की यहाँ तक बात है। देखें कि 1986 में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक डिसीजन दिया था फॉर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन निकारागुआ, तो उसका एज सच इम्प्लीमेंट वो डिसीजन नहीं हुआ। मोर रिसेंटली हमने देखा ट्रम्प के दौरान ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस वगैरह लगे थे, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा था कि जी कि आप ऑफिशियली जो करें तो करें, लेकिन जो पब्लिक है, आम जो लोग हैं, उनके साथ ऐसे कोई एक्टिविटी या ऐसे कोई सैंक्शंस नहीं हो जो उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो। लेकिन उसमें भी ऐसा इसको इग्नोर किया था। लेकिन इसकी ओवरऑल जो इम्प्लीकेशन हम कह सकते होगी वो इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट होगी इजराइल के लिए, कि यहाँ से भी एक किस्म का स्टैंप लगेगा कि इजराइल जो है इन्वॉल्व है जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टीनियन गजा में खास तौर पे। तो मज़ूद ज़ाहिर है कि जो बड़ा ही मजबूत केस बनाया है, बड़े लॉजिकल उसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आलमी अदालत इंसाफ का, जिस तरह आपने भी अभी एक दो हवाले दिए, कि अब अगर वो फैसला जनूबी अफ्रीका के हक़ में करते हैं और इसराइल को पाबंद करते हैं कि अब इस जंग को रोका जाए, अब ये नस्लकुशी ना की जाए, और इसराइल अगर उस पर अमल नहीं करता, तो फिर इसराइल के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई इस प्लेटफॉर्म से हो सकती है? क्या कुछ पाबंदियाँ लग सकती हैं? क्या कुछ मुल्कों को कहा जा सकता है कि वो इसराइल के सिफारती तौर पर उसका बाइकआउट करें? होगा क्या अगर इसराइल ना माने यहाँ से आने वाले फैसले को? देखें, चांसेस तो यही है। एक तो ये विक्ट्री जो होगी ना, वो होगी कंसेंसस या जो भी मेजॉरिटी के साथ डिसीजन देते हैं साउथ अफ्रीका की पिटीशन पे। एक तो वो आप कह रहे हैं एक सिंबॉलिक है, मॉरल विक्ट्री होगी, और एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट जिस तरह मैंने कहा वो होगी। लेकिन एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के जो नेशनल सिक्योरिटी के जो स्पोक्स पर्सन है जॉन किर्बी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक्शन जो लिया है स्टेप बाय साउथ अफ्रीका, इट इज काउंटर प्रोडक्टिव, इससे कुछ नहीं होगा। सो उससे आप पता चल सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टैंड्स वेयर और इनका क्या वो आगे करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई इम्प्लीकेशंस तो नहीं होंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक इम्प्रेशन जरूर पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन अक्रॉस द ग्लोब जो है वो गजा के लोगों के साथ है। तो वो इसका एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होगा। इसके साथ साथ ये हो सकता है मुस्लिम कंट्रीज में भी कोई हो सकता है कि इसके ऊपर से दोबारा कोई एक अपना जोर के साथ या आगे एक वो नई एक जहद के साथ कोई एक्टिविटी जनरेट करें अगेंस्ट एट्रॉसिटीज बाय इजराइल जो गजा में वो कर रहे हैं। तो तवक्को की जा सकती है कि इसमें कोई पॉजिटिव इसके आउटकम होगी, लेकिन इम्प्लीकेशन यकीनन जरूर होगी।
और क्या अक़वाम मुत्तहिदा भी मसूद साहब इसमें एक फ़रीक के तौर पर सामने आ सकता है, चूँकि उनके कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हुई है, तो आलमी अदालत इंसाफ में क्या वो भी फ़रीक बनकर सामने आ सकते हैं इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को वो भी रेफ़र करें और उनकी भी तजवीज़ हो कि इस तरह का कोई कदम उठाया जाए इस जंगबंदी के लिए? अभी तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट तो वो नहीं आ सकते अनलेस दे आर आस्क्ड, अगर इनपुट के लिए अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले कहते हैं तो वो आगे फरीक बन सकते हैं। लेकिन हमने रिसेंट पास में देखा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्ट्रेंथ थी कहाँ पे है, और उसकी हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज ए होल रिलेवेंट हो चुकी है, क्योंकि देखें इम्प्लीमेंटेशन तो सीज फायर हम नहीं करवा सके जितने वहाँ पे कंट्रीज थे, फ्रिक्वेंट यूज ऑफ वेटो वगैरह है, जो मॉरल विक्ट्री हो सकती है जिसके हम कह सकते हैं कि वो एक विक्ट्री होगी। और साउथ अफ्रीका और दी साउथ ब्लॉक जिस तरह हम कहते हैं जो कंट्रीज हैं, और इसमें यकीनन स्पोर्ट इसमें शामिल होगी चाइना और रशिया की। और मसूद साहब, अगर ये फैसला अक़वाम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसला देती है और वो जनूबी अफ्रीका के हक़ में होता है, इसराइल के ख़िलाफ़ होता है, तो ये इटसेल्फ एक प्रेशर होगा उन ताकतों पर, उन बड़े ममालिक पर, अमेरिका और दूसरे जो ममालिक हैं जो कि इसराइल की सपोर्ट में हैं, जिन्होंने इस जंग के लिए उसको असला फराम किया या हर तरह से उसकी सपोर्ट की, तो उन पर भी एक प्रेशर, ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ये फैसला? यकीनन होगी। जिस तरह देखें कि अभी आज दुनिया में एक और कंसेप्ट जो साउथ ब्लॉक का आ रहा है, और इसमें साउथ अफ्रीका एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, और इसमें रशिया और चाइना का इसमें इनका सपोर्ट इसमें शामिल है, तो प्रेशर यकीनन आएगा। और जिस तरीके से देखें अक्रॉस द ग्लोब जिस तरह प्रोटेस्ट हो रही है, इवन ज्यूज जो अक्रॉस जो जहाँ है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह जेनोसाइड हो रही है, जिस तरह वहाँ पे मजालिम हो रहे हैं, मेरा ख्याल में है, और वो एक इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और लेकिन अमेरिका पे भी प्रेशर पड़ेगा, और अमेरिकन रियलाइज कर रहे हैं, जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में गए हुए हैं और एक कोशिश में है कि कोई पैच अप हो। और जिस तरीके से हमने देखा है कि रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह रेड सी में डेवलपमेंट्स हुई हैं, वहाँ पे आज सुबह जिस तरह हमने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने जो स्ट्राइक्स किए हैं वेस्टर्न यमन में, तो इसके एक जो कन्फ्लिक्ट है इसके वाइडर कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उससे हमें यकीनन इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोशिश होनी चाहिए कि उससे हमें बचना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी देखें कि इन्होंने कोलिशन बनाई हुई थी, तो लेकिन उसमें अभी तक जो गल्फ कंट्रीज उसमें से कोई इसमें शामिल नहीं है, बल्कि सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट्स और कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर ने अपना कंसर्न शो किया है यूएस अटैक जो वहाँ वेस्टर्न यमन में हुए हैं। तो इनकी कोशिश ये है कि कोलिशन में अरबों को शामिल किया जाए। अगर इनकेस वो शामिल होते हैं तो मेरे ख्याल में फिर कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस होंगे रीजन के लिए। और मंसूर साहब, ये चूँकि हम हर थोड़े दिन बाद दो ममालिक को इस तरह की किसी जंग में जाता हुआ देखते हैं, तो क्या आपके ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को बड़े रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, बड़ी ताकतों के मज़ीद मैंडेट की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएँ, कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएँ कि जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो तो दरमियान में इस जंग को रोका जा सके और लोगों को कत्लेआम से बचाया जा सके? चूँकि अभी तो हमें रूल्स कवानीन बड़े सब वीक नज़र आते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखें, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस पे बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, स्पेशली जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, वहाँ पे देखें अनफॉर्चुनेटली कोई भी एक कंट्री उस पर वीटो कर देता है तो आपका कोई काम हो नहीं सकता है। सो देयरफॉर देयर इज अ रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लेकिन रिफॉर्म्स के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कंट्रीज थे, वेस्ट वाले हैं जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज थे, उनको एक ग्रिड पे होने की बड़ी शदीद रिक्वायरमेंट है, जो मेरे ख्याल में एट प्रेजेंट मुमकिन नहीं है। क्योंकि अभी यही चल रहा है कि माइट इज राइट वाली बात हो रही है, अमेरिकन जो चाहेंगे वही होगा, और सीज फायर भी यही है कि ये अल्टीमेटली देखें अमेरिकन जब प्रेशराइज करेंगे अल्टीमेटली जो सीज फायर तब होगा। तो मेरा ख्याल में ये इंटरनेशनल रिलेशंस में दिस इज अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मतलब ये अभी हमने देखा था कि एंटोनी ब्लिंकन भी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे थे, वो कतर गए, वो उर्दन गए, और वहाँ पर वो इस जंग को रोकने से मुतालिक वहाँ बात हो रही थी। तो क्या वो अपनी शराइत पर इस जंग को रोकना चाहते हैं? चूँकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का जब उन्होंने दौरा किया है और वहाँ ये बात भी हुई है, तो उसका मतलब कि एक इंटेंशन तो अब इस मौके पर है अमेरिका की इस जंग को रोकने की। हाँ, जंग रोकना सब चाह रहे हैं, लेकिन उसमें एलिमिनेशन ऑफ हमास चाह रहे हैं,
और अभी यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शंस वहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एक इंटरनेशनल फोर्स डिप्लॉय हो वहाँ पे, कि ताकि वहाँ पे सिक्योरिटी जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और हमास वगैरह को वो कहते हैं अनाम हो, या वो कहते हैं अरबों की वहाँ पे एक फोर्स है जहाँ जिसके लिए अरब तैयार नहीं है, या इसराइल के अपने उनकी कोशिश है कि एक बफर क्रिएट करें, उनकी अपनी सिक्योरिटी वहाँ पे हो। तो मतलब डिफरेंट ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अल्टीमेट उनका जो गोल है कि वो एलिमिनेशन है, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास है, मिलिटरीली एज वेल एज पॉलिटिकली। लेकिन ये बात है कि आप जो मर्जी कर ले, हमास की एलिमिनेशन कभी हो ही नहीं सकती है। आप देखें 50 मारेंगे तो 100 बंदे और पीछे से आएंगे। तो वो इसीलिए कि रहने का आप एक इनोसेंट को जब मारते हैं तो 10 टेररिस्ट पैदा होते हैं। तो ये फैक्टर है वहाँ पे। तो मेरा ख्याल में अमेरिकन इस पे इनका वसी तजुर्बा है इराक में, अफगानिस्तान में, तो मेरा ख्याल में उनको इस हिसाब से सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब से गुफ्तगू ब्रिगेडियर साहब की आपने सुनी। नाज़रीन, आज इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।